नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, समय हो चुका है स्पेशल सेशन का। और आज के सेशन में क्या रहने वाला है खास, आज के सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड इवनिंग टू ऑल, सभी लोगों का दिल खोल के स्वागत इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेशन का हर एक क्वेश्चन प्यारे दोस्तों रहने वाला इंपॉर्टेंट। सेशन के हर क्वेश्चन में हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक और कुछ खास तरह की चीजों की, कुछ खास तरह के क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की। और आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न लास्ट सेशन के लास्ट क्वेश्चन से हम डालने वाले हैं। हमने लास्ट सेशन में आपको पूछा था द पर्सन डू अनकम्प्लीट एक्ट इज नॉन एज। इस सवाल में आपको पूछा कि वो पर्सन जो कि करता है अनकम्प्लीट एक्ट सीन इन, किसमें देखने को मिलता है ऐसा कि मरीज जो है वो अनकम्प्लीट टाइप का एक्ट वहां पे करता है। चार ऑप्शन हमने यहाँ पे दिए थे, मैनिया, डिप्रेशन, एडीएचडी और ओसीडी। क्या आंसर होना चाहिए? पर्सन डू अनकम्प्लीट एक्ट सीन इन मैनिया, डिप्रेशन, एडीएचडी और ओसीडी। वेरी इजी माय डियर फ्रेंड, वेरी इजी। सभी लोगों को जवाब लिखना है, पूरे उत्साहित मन के साथ में लिखना। आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए और अगरबत्ती लगा के पूरे जोश, जुनून, उत्साह और पागलपन के साथ में जुड़ जाइएगा, क्योंकि कहानी ये कहती है कि बात और काम इतिहास बदलने वाला करेंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि मरीज को ओसीडी होगा। ओसीडी होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसको हम बोलते हैं ओसीडी। ओसीडी हम किसको बोलते हैं? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये जो ऑब्सेशन होता है, ऑब्सेशन, इसमें होता है कंपल्सन, इसमें होता है डिसऑर्डर। तो ऑब्सेशन किस चीज का? कोई भी एक ऐसा चीज हुआ उसका हमें ऑब्सेशन है। ऑब्सेस मतलब उस चीज को लेके हम वो ज्यादा ऐसे हैं, मतलब कि भाई हमें ऑब्सेशन हो जाता है ना, जैसे हाथ गंदे हैं ना, दरवाजा खुला है, ऐसे कई सारी चीजों को लेके हमें ऑब्सेशन होता है। तो ऑब्सेशन एक वर्ड है, कंपल्सन दूसरा वर्ड है। कंपल्सन मतलब एक्ट, ऑब्सेशन वर्ड का मतलब तो होता है कि किसी चीज का ऑब्सेशन, कंपल्सन मतलब उसका एक्ट, और डिसऑर्डर। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है वो ओसीडी कहलाता है। तो ओसीडी एक वर्ड है जो कि न्यूरोसिस की बीमारी है। एडीएचडी इसको हम बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं? एडीएचडी के नाम से जानते हैं। और एक लिखा हुआ है डिप्रेशन, होपलेस, वर्थलेस, हेल्पलेस। होपलेस, वर्थलेस, हेल्पलेस। तो ऐसी एक कंडीशन लाइफ की जिसमें आदमी होपलेस हो जाता है, आदमी वर्थलेस हो जाता है, आदमी हेल्पलेस हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? होपलेस, वर्थलेस, हेल्पलेस। डिप्रेशन, मैनिया जो होता है इसमें आदमी का जो मूड है वो हाइपर रहता है ना, हमेशा आदमी थोड़ा हाइपर मूड में रहता है, उसको मैनिया कहते हैं। सो इन चार में हमें सवाल ने बोला कि वो पर्सन जो करता है अनकम्प्लीट एक्ट। इसमें क्या होता है? आदमी कोई काम करता है, उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाता है और अनकम्प्लीट तरीके से काम को खत्म करता है, उसको बोलते हैं, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दो इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पे मैनिया का मरीज तो अनकम्प्लीट छोड़ो, वो ज्यादा ही करता है, कोई भी काम को एक्सेस करता है, उसको मैनिया कहते हैं। तो ये तो होगा नहीं, मैनिया मरीज तो अनकम्प्लीट एक्ट करता नहीं है। ओसीडी वाला मरीज जो होता है इसका तरीका ही अलग है। इसके दिमाग में कुछ सोच आती है और वो उसको सोच को हटाने के लिए किसी एक्ट को करता है। जैसे मान लो उसके दिमाग में आया हाथ गंदे है तो हाथ को धोता है, थोड़ी देर में फिर आ जाता हाथ गंदे है, फिर धोता है, फिर आ जाता गंदे। तो ये तो होता है ओसीडी। और ये जो आपका है एडीएचडी, इसमें अटेंशन की डेफिसिट होती है। कोई भी चीज शुरू की और उसको कंप्लीट नहीं करके दूसरी चीज को शुरू कर देता है, उसको कंप्लीट नहीं करके तीसरी चीज को शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं एटीएचडी, कि भाई अटेंशन की डेफिसिट है और एक्टिविटी उसकी हाइपर है। अटेंशन की डेफिसिट है, इसको हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम भी कहते हैं, हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम भी कहते हैं, हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन
तो गलत हो गए, मैनिया और ओसीडी। लेकिन ये दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि डिप्रेशन और एडीएचडी में से क्या होगा। डिप्रेशन कंडीशन होपलेस, वर्थलेस, हेल्पलेस है, तो इसमें तो आदमी किसी काम को करता ही नहीं है, और इनमें करता है पर अनकंप्लीट तरीके से करता है, तो करेक्ट आंसर सी बनेगा, ना कि बी। डिप्रेशन इज नॉट द करेक्ट, एडीएचडी इज द करेक्ट। तो काफी बच्चों ने ठीक लिखा, अनकंप्लीट एक्ट करता है, हाइपर एक्ट करता है, एक काम पे रहता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, बदलाव करते रहता है, बदलाव करता रहता है, वो एडीएचडी है। अगला प्रश्न जो आप सभी को लिखना है, अपना अपना लिखना है। स्वागत सभी लोगों का, और उत्साह में कमी नहीं दिखनी चाहिए भाई। मन उत्साहित तो कहानी अलग तरह की होगी, ऐतिहासिक होगी, है कि नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है डेफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन विल कॉल एल्जीमर बीमारी। अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, तो डेफिशिएंसी होना, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी से ब्रेन में एल्जीमर नाम की बीमारी होती है। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी से एल्जीमर नाम की बीमारी होती है। एसिटाइल कोलिन, सीरोटोनिन, गाबा और डोपामिन, 4 न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे नाम दिए गए हैं। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी से एल्जीमर नाम की बीमारी होती है। याद रखो यहाँ पे एल्जीमर बीमारी का नाम है, न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी पूछा है। न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी डेफिशिएंसी से एल्जीमर नाम की बीमारी होती है। बहुत ही आसान सवाल है। पहला एसिटाइल कोलिन, सीरोटोनिन, गाबा या डोपामिन, तो एल्जीमर का संबंध होता है एसिटाइल कोलिन से, याद रखना। डोपामिन का संबंध होता है पार्किंसोनिज्म से, कमी की बात कर रहा हूं। सीरोटोनिन का संबंध होता है डिप्रेशन से। जैसे अगर किसी की बॉडी में सीरोटोनिन कम है तो उसको होगा डिप्रेशन, किसी की बॉडी में डोपामिन कम है तो उसको होगा पार्किंसोनिज्म, ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेशिया, ये 3 सिम्टम होता है पार्किंसोनिज्म में। ट्रेमर्स, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेशिया। याद रखना, यहाँ पे जो ट्रेमर्स होता है वो पिल रोलिंग ट्रेमर्स होते हैं। कैसे ट्रेमर्स होते हैं? पिल रोलिंग। यहाँ जो रिजिडिटी होती है वो कोग व्हील रिजिडिटी होती है, कोग व्हील रिजिडिटी। और यहाँ पे ब्रेडिकाइनेशिया होता है वो बॉडी के सारे मूवमेंट का स्लो होना। ये पार्किंसोनिज्म में देखने को मिलता है। इसको हम सेकिंग पाल्सी भी कहते हैं, सेकिंग पाल्सी, पार्किंसोनिज्म, पैरालाइटिक एजिटेंस। और सीरोटोनिन की कमी से, 5-HT की कमी से डिप्रेशन होता है, होपलेस, वर्थलेस, हेल्पलेस। गाबा की अगर कमी हो जाए तो एंजाइटी न्यूरोसिस नाम की बीमारी होती है, एंजाइटी न्यूरोसिस नाम की बीमारी होती है गाबा डेफिशिएंसी से। मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा एसिटाइल कोलिन, इसको बोलते हैं ACH। एसिटाइल कोलिन जो है उसकी कमी से होता है एल्जीमर बीमारी। पर्टिकुलर डेफिशिएंसी डिजीज एग्जाम में पूछी जाती है। तो एसिटाइल कोलिन की कमी से एल्जीमर बीमारी होती है, सीरोटोनिन से डिप्रेशन होता है, गाबा से एंजाइटी होती है और डोपामिन से पार्किंसोनिज्म होता है। 4 बातें याद रहेगी कि नहीं रहेगी बताओ रे मेरे प्यारे दोस्तों। सर हो जाएगी, बहुत बढ़िया, पक्की बात है। चले आगे चलो। अगला प्रश्न ये देखिएगा, एक यहाँ पे चार्ट दिया हमने एल्जीमर बीमारी को लेके, और इसके अंदर कोलिनर्जिक इनसफिशिएंसी होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एमाइलाइड प्लेक, टाउ हाइपरफॉस्फेलाइजेशन, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, न्यूरो इन्फ्लामेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हार्मोनल इंबैलेंस, बहुत सारी बातें होती है। उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है कोलिनर्जिक। और कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर किसको बोला जाता है? एसिटाइल कोलिन को बोलते हैं। ये बात आपको दिमाग में छापनी है बहुत शिद्दत के साथ में। गाबा एंजाइटी नहीं होती है, गाबा की डिफिशिएंसी से एंजाइटी होती है। और गाबा क्या होता है? एक मेजर इनहिबिटिव न्यूरोट्रांसमीटर है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड। इस गाबा का फुल फॉर्म क्या है सर? गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड। लिखा हुआ तो है लाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन द रिसर्च डिजाइन? रिसर्च डिजाइन के अंदर किसको इंक्लूड किया जाएगा? 4 बातें यहां पे दी गई है। सवाल ने बोला कि रिसर्च डिजाइन अगर हम करें, रिसर्च को हम डिजाइन करें तो उसमें किस चीज को इंक्लूड किया गया? आप सभी को जवाब लिखना है। रिसर्च डिजाइन में किसको इंक्लूड करते हैं? प्रीलिमिनरी स्केच, ब्लूप्रिंट, टेंटेटिव प्लान एंड प्लान ऑफ एक्शन, ऑल ऑफ द अबव। रिसर्च डिजाइन में किसको इंक्लूड किया जाता है? तो रिसर्च डिजाइन में
हम इंक्लूड करते हैं, याद रखना रिसर्च डिजाइन में हम इंक्लूड किसको करते हैं प्यारे दोस्तों, किसको इंक्लूड करते हैं रिसर्च डिजाइन में? पहला लिखा हुआ है प्रीलिमिनरी स्केच, दूसरा ब्लूप्रिंट, तीसरा टेंटेटिव प्लान और प्लान ऑफ एक्शन, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। याद रखना whenever I talk about the research design, whenever I talk about the research design, तो मेरा जो अप्रोच है वो प्रीलिमिनरी स्केच रहेगा, ब्लूप्रिंट भी रहेगा, टेंटेटिव प्लान एंड प्लान ऑफ एक्शन भी रहेगा। तो यहां पे तो आपका जवाब क्या बन जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। आप में से सभी लोगों का जवाब सही है, क्योंकि यू ऑल आर अबव, यू ऑल आर अबव, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पे जवाब क्या बन जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ब्लूप्रिंट इन रिसर्च इज नॉन एज, अब मजेदार सवाल है, रिसर्च में जो ब्लूप्रिंट्स होती है, आपने देखा होगा जब हम किसी चीज की रिसर्च करते हैं तो पहले हमारे पास में एक ब्लूप्रिंट्स होता है। ब्लूप्रिंट्स मतलब एक क्राइटेरिया पहले हम बनाते हैं कि भाई रिसर्च में ये ऐसे ऐसे होगा, तो एक कच्ची रिसर्च है ऐसा समझो आप, ब्लूप्रिंट्स है। तो जो ब्लूप्रिंट्स हम काम में लेते हैं रिसर्च में, उसको क्या बोलते हैं? रिसर्च डिसीजन, मेथोडोलॉजी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इंट्रोडक्शन। रिसर्च में ब्लूप्रिंट को किस नाम से जानते हैं? सभी को जवाब लिखना है भाई। रिसर्च डिजाइन जवाब लिखा है एक रसगुल्ले ने, मेथोडोलॉजी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर और इंट्रोडक्शन। एग्जैक्टली रिसर्च का जो ब्लूप्रिंट होता है वो होता है रिसर्च डिसीजन, है ना? जो रिसर्च हम करते हैं उसमें जो ब्लूप्रिंट होता है वो होता है रिसर्च डिसीजन। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बाकी तीनों गलत है। इसको हम क्या नाम देते हैं? रिसर्च डिसीजन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, द नर्स शुड बी स्मार्ट इन दिस, ए का क्या मतलब होता है? नर्स को स्मार्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्मार्ट। तो इस स्मार्ट में ए का क्या मतलब है? ऐसा एग्जाम में पूछा है। अचीवेबल, आंसरेबल, अफोर्डेबल, एंग्री। एंग्री वुमन, नर्स शुड बी एंग्री मैन और एंग्री वुमन। हु इज? ए का मतलब क्या है? स्मार्ट जो होता है उसमें ए का मतलब क्या है, ऐसा सवाल ने पूछा। मैक्सिमम बच्चों ने बी आंसर लिखा है कि वो आंसरेबल होनी चाहिए। नर्स इज नॉट आंसरेबल फॉर एनीथिंग, है ना? सभी चीजों के लिए, फॉर एवरीथिंग सॉरी, सभी चीजों के लिए नर्स आंसरेबल नहीं है। दिस इज द रॉन्ग। हेल्थ केयर प्रोवाइडर और द डिसीजन मेकर आर द आंसरेबल, अकाउंटेबल है। अफोर्डेबल, इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज अचीवेबल। नर्स शुड बी अचीवेबल। स्मार्ट में ए का मतलब क्या होता है? नए नए अचीवमेंट होने, बढ़िया अच्छा काम करना होना, अचीवेबल होता है। सी इज अचीवेबल। अचीवेबल मतलब आप कोई काम करते हो, काम में आपके एक्टिविटी में अचीव दिखना चाहिए, है ना? ए पर्सन हु रिपीट एग्जाम इन ए वर्ड, इट इज कॉल्ड। एक मरीज है, उसको आपने पूछा नाम क्या है, बोले आपका नाम क्या है, बोले बाप का नाम क्या, बोले बाप का नाम क्या है। जो आप बोलते हो तोते की तरह पीछे पीछे बोलता है, पैरट लाइक टॉक, उसको हम क्या बोलते हैं? रिपीट एग्जामिनर वर्ड, इसको बोलते हैं पैरट लाइक टॉक। पैरट लाइक टॉक। नकलची बंदर तो होता है इकोप्रेक्सिया और नकलची तोता होता है इकोलेलिया। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों इसको? इकोलेलिया। रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। इकोप्रेक्सिया होता है नकलची बंदर, नकलची बंदर, नकलची बंदर और तोता, तो बंदर होता है इकोप्रेक्सिया। आप जैसा करोगे वैसा वो करेगा। वो टोपी वाला था, पेड़ के नीचे सोया था, सभी बंदरों ने टोपी लेके पहन ली, उठा तो एक भी टोपी नहीं, ऊपर देखा तो सब पहन के बैठे हुए। तो उसे पता था कि बंदर कैसा है? इकोप्रेक्सिया है, नकलची बंदर है। उस टोपी वाले ने अपनी टोपी निकाली, सभी बंदर ने टोपी निकाली, टोपी वाले ने फेंक दी, सभी बंदर ने फेंक दी, टोपी वाले ने इकट्ठी की और चल दिया। कहने का मतलब है इकोप्रेक्सिया होता है नकलची बंदर के अंदर। मैनरिज्म और वर्बिग्रेशन। मैनरिज्म जो होता है वो किसी एक एक्ट को रिपीट करना, पेट पे हाथ घुमाना या ये बालों में हाथ घुमाना, यह है मैनरिज्म, एक्ट का रिपीटेशन करना। और वर्बिग्रेशन मतलब किसी एक वर्ड का रिपीटेशन करना, तकिया कलाम,
कोई बोलते हैं कि हाँ है ना, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है जो है ये वर्बिकरेशन है कि नहीं है कि नहीं है? तो यहां पे करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों क्या रहेगा, इकोलेलिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इकोलेलिया। एन एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑनगोइंग, गोल ओरिएंटेड, सोशल एंड ह्यूमन, ऑल ऑफ द। कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई एक कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ऑनगोइंग होता है एडमिनिस्ट्रेशन, हमेशा उसमें चेंजेज है, वो गोल ओरिएंटेड रहता है, उसमें सोसाइटी और ह्यूमन बीइंग दोनों के लिए स्पेस होता है। एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो सोसाइटी से को लिंक रखता है, उससे रिलेटेड ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उसके वर्कर्स होते हैं, उसमें कस्टमर्स होते हैं, ये सब चीजें होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या प्यारे दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबाउ। अगला, द प्रिंसिपल और एथिक्स इन द नर्सिंग रिसर्च इंक्लूड। नर्सिंग रिसर्च में प्रिंसिपल क्या है? एथिक्स के। जल्दी जल्दी जवाब लिखो सभी लोग। बेनिफिशियंस, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, जस्टिस एंड ऑल ऑफ द अबव। एथिक्स कौन कौन से होते हैं? तो ये सभी एथिक्स है। आपने देखा होगा वहां पे बेनिफिशियंस होता है, रेस्पेक्ट टू ह्यूमन डिग्निटी होता है, और जस्टिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग एथिक्स। बुरा किसी का कर न सको तो भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। टैक्टाइल हेलुसिनेशन सीन इन, बड़ा अच्छा सवाल है। टैक्टाइल हेलुसिनेशन किस में देखने को मिलता है? कोकेन अब्यूजर, डायबिटीज, फंक्शन साइकोसिस और न्यूरोसिस। टैक्टाइल हेलुसिनेशन इज सीन इन कोकेन अब्यूजर, डायबिटीज, फंक्शनल साइकोसिस और न्यूरोसिस। सभी लोगों को जवाब लिखना है, अपना अपना जवाब लिखना है, क्या आंसर होना चाहिए प्यारे मित्रों। तो यहां पे पहला है कोकेन अब्यूजर, डायबिटीज, फंक्शनल साइकोसिस। याद रखना, याद रखना, टैक्टाइल मतलब वो जो बग्स चलते हैं ना, बग्स, ये कोकीन अब्यूजर में होता है, जो अब्यूजिंग पर्सन होते हैं ना। हेलुसिनेशन कई तरह का होता है। देखो, हेलुसिनेशन के अंदर आपका जैसे एक ऑडिटरी होता है, ऑडिटरी, एक ऑल फैक्ट्री होता है ना, एक विजुअल होता है, एक होता है आपका गस्टेटरी, और एक होता है आपका ये टैक्टाइल। देखो कुछ फिक्स है, कुछ फिक्स क्या है? कुछ फिक्स यूं है कि अगर किसी के अंदर मान लो ऑडिटरी हेलुसिनेशन है और एक है विजुअल हेलुसिनेशन, तो जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है ये किस में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है मतलब आपका फंक्शनल साइकोसिस में। किस में होता है? फंक्शनल साइकोसिस में ऑडिटरी हेलुसिनेशन। और विजुअल जो होता है, विजुअल ये ज्यादा कॉमन होता है आपका ये ऑर्गेनिक डिसऑर्डर के अंदर। ऑल्फैक्टरी जो होता है, ऑल्फैक्टरी, ये आपका सीजर के अंदर ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, फंक्शनल के अंदर ऑडिटरी, विजुअल के अंदर ऑर्गेनिक। गस्टेटरी जो होता है, गस्टेटरी टेस्ट वाला, टेस्ट गस्टेटरी जो हेलुसिनेशन है टेस्ट से संबंधित है। और टैक्टाइल जो हेलुसिनेशन है, टैक्टाइल ये बग्स है। तो जो कोकीन अब्यूजर होता है, बग्स में वाला हेलुसिनेशन इसमें होता है, टैक्टाइल वाला, है ना। तो डायबिटीज, फंक्शनल या ये आंसर नहीं रहेगा। जो भी नशा करते हैं, कोकीन अब्यूजर होते हैं, उनके अंदर ये हेलुसिनेशन बहुत कॉमन है, जो टैक्टाइल वाला है। टैक्टाइल हेलुसिनेशन जो होता है ये आपका सोमेटोफॉर्म सेंस होता है, सोमेटोफॉर्म सेंस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, हाँ जवाब सभी को लिखना है, अपना अपना जवाब लिखना है।
ब्लीडिंग प्रिकॉशन लाइक निडल स्टिक इंजुरी प्रिवेंशन शुड बी फॉलोड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट व्हेन द पेशेंट इज। बड़ा अच्छा सवाल है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। जिन बच्चों ने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है, मुझे नहीं लगता है कि वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं। और तो एक और इंपॉर्टेंट बात कि सभी लोगों को उत्साहित मन के साथ में क्या करना है। हाँ बिल्कुल, आंकड़ा नया चाहिए भाई। मैंने आपको पहले भी बोला है, आंकड़ा क्या चाहिए, बिल्कुल नया। मन क्या होना चाहिए, उत्साहित। और समय सीमा है अगली, मतलब क्वेश्चन है अगली कि ब्लीडिंग प्रिकॉशन तो ऑन सिफलोस्पोरिन, सफरिंग फ्रॉम हेमोफीलिया, सफरिंग फ्रॉम लीवर डिजीज, ऑन एंटीकोएगुलेंट थेरेपी। अब आप देखो कि अगर कोई मरीज एंटीकोएगुलेंट थेरेपी ले रहा है, एंटीकोएगुलेंट थेरेपी के अंदर हिपेरिन आता है, वारफरिन आता है। तो अगर कोई हिपेरिन ले रहा है, कोई वारफरिन ले रहा है, तो हिपेरिन और वारफरिन लेने वाले मरीज में, एंटीकोएगुलेंट लेने वाले मरीज में ब्लीडिंग की रिस्क है। जो लीवर की बीमारी से सफर कर रहा है उसके अंदर क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है, क्लॉटिंग फैक्टर, उन क्लॉटिंग फैक्टर की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। मरीज में क्या हो जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर का डेफिशिएंसी हो जाता है। तो ये लीवर डिजीज वाले मरीज को तो पंगा रहेगा। जो हीमोफीलिया से सफर कर रहा है मरीज, जिन मरीज में हीमोफीलिया से सफर है, उस मरीज में ब्लीडिंग की रिस्क होती है, क्योंकि इसमें भी फैक्टर डेफिशिएंसी रहता है हीमोफीलिया के मरीज में। तो ये जो 3 मरीज है, इन तीनों के अंदर ब्लीडिंग की रिस्क है। लेकिन ये जो सिफलोस्पोरिन वाला मरीज है, इसको यहाँ पे ब्लीडिंग का रिस्क नहीं है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, इसमें ब्लीडिंग प्रिकॉशन का जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है कौन से मरीज में ब्लीडिंग प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है, ऐसा सवाल ने पूछा है। और सभी लोगों ने, अब मेरे हिसाब से उनको समझ में आई है कहानी। दिमाग की बत्ती बहुत तेज जलती है, देरी से जलती है। इतना देर करोगे तब तक यूपीपीएससी के आधे रसगुल्ले आपसे आगे निकल जाएंगे। तो बनो गुलाब जामुन, रसगुल्लों में भी कौन बनो तुम, गुलाब जामुन बनो। प्यारे दोस्तों, अगर हीमोफीलिया है तो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है। मुझे एक बात बताओ, क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं, 13। कितने होता है, 13 होते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए इस बात का कि क्लॉटिंग फैक्टर टोटल नंबर में कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13। और सभी क्लॉटिंग फैक्टर के नाम हम लिखते हैं 10 सेकंड के अंदर मात्र। कितनी सेकंड के अंदर, मात्र 10 सेकंड में लिखते हैं। और ये देखो 10 सेकंड में लिखे अपन, तो शुरुआत होता है आपका टाइम सर अब, APTCLS SACPPHF लिख दिया हमने। अभी 8 सेकंड हुई है, देख लो आप, 10 सेकंड के अंदर हमने लिख दिया। और याद रखना, इसमें फैक्टर 6 जो होता है वो एब्सेंट होता है, फैक्टर 6 एब्सेंट होता है, ध्यान रखना। फिब्रिनोजन इसको बोलते हैं, फिब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन इसको बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन इसको बोलते हैं। थ्रोम्बिन इसको बोलते हैं, थ्रोम्बिन इसको बोलते हैं। कैल्शियम इसको बोलते हैं, कैल्शियम इसको बोलते हैं। लेबाइल इसको बोलते हैं, लेबाइल इसको बोलते हैं। स्टेबिल इसको बोलते हैं, स्टेबिल इसको बोलते हैं। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर इसको बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर इसको बोलते हैं। क्रिस्मॉस इसको बोलते हैं, क्रिस्मॉस फैक्टर इसको बोलते हैं। पावर स्टुअर्ट फैक्टर बोलते हैं। प्लाज्मिन एंटीसीडेंट बोलते हैं। हीगमैन्स फैक्टर इसको बोलते हैं, हीगमैन्स फैक्टर इसको बोलते हैं। और फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर इसको बोलते हैं, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर इसको बोलते हैं। सो इस तरीके से टोटल नंबर में 13 फैक्टर होते हैं, जिसमें फैक्टर 6 जो होता है, ये जो फैक्टर 6 होता है, ये फैक्टर 6 क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। इस बात का पूरा ध्यान रखना है आपको। बाकी सभी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, फैक्टर 6 यहाँ पे क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्लियर हो गया। और सारे 13 का 13 क्लॉटिंग फैक्टर याद रखना है। और फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए होता है, फैक्टर 9 से बी होता है, 11 से सी होता है, और फैक्टर 5 से पैरा हीमोफीलिया होता है। यहाँ पे लीवर बीमारी हो तो मरीज में क्लॉटिंग फैक्टर बनेगे भी नहीं, ये वाले। समझ में आया। अगला जो है, हमने एंटीकोगुलेंट की बात की, तो इसमें हिपेरिन और वारफरिन 2 तरह की ड्रग होती है जिनको हम एंटीकोगुलेंट कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई तो मैं आगे लेके चलता हूं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, और एक लाइन है बहुत ही फेमस की, लग चुकी है तलब मंजिल की। सुनिएगा, रूह खड़े हो जाएंगे।
लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। मुश्किलें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। हौसले कहते हैं देख लेंगे। हाँ तो देख लेंगे भाई, है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल। तो चले आगे, अगला प्रश्न ये क्या है? द प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क आर नोन टू बी एसोसिएटेड विद। बहुत मजेदार सवाल है। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें प्रोटेक्टिव इफेक्ट देने वाला, प्रोटेक्शन देने वाली चीज क्या होती है ब्रेस्ट मिल्क में? हु गिव द प्रोटेक्शन? व्हाट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन आर देयर? क्या बात है बागेश्वर वाह भाई वाह, यूपी में बहुत बारिश हो रही है। होने दो होने दो होने दो भाई, होने दो। तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क आर नॉन टू बी एसोसिएटेड विद आईजीएम एंटीबॉडी, लाइसोसोम, मास्ट सेल और आईजीए एंटीबॉडी। वी ऑल नो ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन को हम क्या नाम देते हैं? आईजीए के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आईजीए के नाम से जानते हैं। ये ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, बॉडी सिक्रीशन में पाया जाता है, बॉडी फ्लूइड में पाया जाता है। आईजीए इसको नाम देते हैं प्यारे मित्रों। ए डी करेक्ट आंसर है, ए बी और सी तीनों ही गलत है। इसको आईजीएम, लाइसोसोम या मास्ट सेल, मास्ट सेल भी इसको नहीं बोलते, लाइसोसोम नहीं बोलते, आईजीएम नहीं बोलते। हम इसको क्या नाम देंगे? आईजीए एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। ये एक टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन है। अगला प्रश्न, इस सवाल ने आपसे बोला कि 5 साल का बच्चा है, 18 लूज स्टूल उसको पास किए जा रहा है लास्ट 24 घंटे से और वॉमिटिंग कर रहा है ट्वाइस इन लास्ट 4 आवर्स। पिछले 4 घंटे से 2-2 बार उल्टी कर रहा है और जो स्टूल कर रहा है वो 18 लूज स्टूल कर दिए 24 घंटे में। बहुत ही ज्यादा इरिटेबल है, लेकिन ड्रिंक कर रहा है फ्लूइड। द ऑप्शनल थेरेपी फॉर दिस चाइल्ड इज, क्या ऑप्शनल थेरेपी होगी इस बच्चे के लिए? समझ में आ रही है कहानी? हाँ तो यहाँ पे बताओ, 18 लूज स्टूल है 24 घंटे में, दिन में 4 घंटे पहले उसको 2 बार वॉमिटिंग हुई है, ड्रिंक नहीं कर रहा है, क्या होगा? इंट्रावेनस फ्लूइड, पानी पी रहा मतलब ड्रिंकिंग फ्लूइड। oral rehydration therapy, intravenous fluid instead for 4 hours and 4 by oral rehydration fluid, plain water, add लिबिटम ऐड करके प्लेन वाटर पिलाएंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोग जवाब लिखो, क्या आंसर होना चाहिए पूरे उत्साहित मन के साथ में। देखते हैं कितने लोग पॉइंट को पकड़ पाते हैं। याद रखना सीवियर डिहाइड्रेशन है। याद रखना बच्चा जो है वो 18 लूज स्टूल पास कर चुका है 24 घंटे में, पिछले 4 घंटे में 2 वॉमिटिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, लेकिन फ्लूइड पी रहा है। ऑप्शनल थेरेपी क्या रहेगी? जब कोई बच्चा दूर दूर तक रोता है, उसकी माँ कहती है कि उसको मॉडरेट डिहाइड्रेशन है, क्योंकि इस बच्चे में याद रखना एक तो नो डिहाइड्रेशन होता है, एक माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन होता है, एक सीवियर होता है। जब बच्चा बहुत ज़्यादा ईगरली पीता है, जब फीड को एक्सेप्ट करता है, तो इसके माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन कहते हैं। और जब ओरली ले रहा है तो सिर्फ ओरल ही देना है, इस बात पे फोकस करना है। Whenever the child is taking orally, we have to administer oral rehydration therapy। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ORS दो अगर बच्चा ओरल ले रहा है तो, ओरल अगर बच्चा ले रहा है तो क्या दे दो? ORS दे दो। प्यारे दोस्तों, ये जो ORS होता है इसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के नाम से इसको जानते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के नाम से इसको जानते हैं। इस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में क्या क्या आता है? इसमें आता है सोडियम क्लोराइड आता है, सोडियम क्लोराइड आता है, इसमें क्लोराइड आता है, इसमें पोटेशियम क्लोराइड आता है, पोटेशियम क्लोराइड आता है, इसमें सोडियम सिट्रेट आता है, सोडियम सिट्रेट आता है, इसमें ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज एनहाइड्रस आता है ना। सोडियम क्लोराइड आता है, पोटेशियम क्लोराइड आता है, सोडियम सिट्रेट आता है, ग्लूकोज एनहाइड्रस आता है। 2.6 होता है, 1.5 होता है, 2.9 होता है, 13.5 होता है, और ये ग्राम में होता है ना। 2.6, 1.5, 2.9 और 13.5 ग्राम। ये जो कहानी रहती है ये रहती है ORS की, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज एनहाइड्रस। समझ में आया?
आसान है। हाँ 5 साल का बच्चा है तो उसको ओआरएस नहीं पिलाएंगे क्या? पिलाएंगे लाले। वॉमिटिंग होने दो, अरे वॉमिटिंग होने दो, वॉमिटिंग भी ओआरएस से ही बंद होगी, होने दो वॉमिटिंग। तुम दिमाग मत लगाओ, मैं फिर बता रहा हूं, अगर बच्चा ओरली एक्सेप्ट कर रहा है तो वॉमिटिंग होगी तो भी ओआरएस पिलाएंगे। तुम ये दिमाग मत लगाना कि पहले इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे 4 घंटे फिर ओआरएस देंगे तो इंट्रावेनस फ्लूइड देने से वॉमिटिंग बंद हो जाएगी, नहीं। और एक और बात बता दूं मैं, ओआरएस वॉमिटिंग को बंद करने में भी मदद करता है। तुम उल्टी करो हम पानी पिलाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो होने दो, वॉमिटिंग भी उसी से रुकेगी। तुम एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, मैं फिर बता रहा हूं। अब इस ओआरएस के अंदर ये आपको पूछा जाएगा कि सोडियम क्लोराइड कितना होता है, तो आपका जवाब है 2.6। पोटेशियम क्लोराइड कितना होता है तो 1.5। सोडियम सिट्रेट कितना होता है तो 2.9। ग्लूकोज कितना होता है तो 13। सभी ओआरएस में पाए जाते हैं। अब ये जो ओआरएस है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट है, ये मतलब ये तो बेसिकली साल्ट होता है, ये तो बेसिकली क्या होता है, साल्ट होता है। अब हम इस साल्ट को क्या करेंगे, इसको 1 लीटर पानी के अंदर घोलेंगे। क्या घोलेंगे इसको डिजोल्व करेंगे ORS प्लस 1 लीटर वाटर, और अब ये बन गया ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। और जब ये सॉल्यूशन बन गया तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट बन गया सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ग्लूकोज, सिट्रेट, ये सब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट बन गए। सोडियम इसके अंदर कितना बन गया 75 मिलीकुलेंट, पोटेशियम बन गया 20 मिलीकुलेंट, क्लोराइड बन गया 65, ग्लूकोज बन गया 75, सिट्रेट बन गया 10। ऐड कर दो 5 10 15 का 5 1 7 2 9 1 10 16 और 7 23 और 1 24, 245 मिलीकुलेंट पर लीटर। कैसा है, हाइपोऑस्मोलार सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है ये, हाइपोऑस्मोलार सॉल्यूशन है। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ग्लूकोज, सिट्रेट 75 mOsmol पर लीटर, मिलीकुलेंट पर लीटर, ये सारा का सारा है। और ये अल्टीमेटली बन गया mOsmol पर लीटर। ये हाइपोऑस्मोलार है, 245 ऑस्मोलैलिटी जो होती है वो हाइपो होती है, तो ये तो हमेशा होता है मिलीकुलेंट पर लीटर में। और ये जो ऑस्मोलैलिटी निकालेंगे ये होगी 245। नॉर्मल ऑस्मोलैलिटी होती है 280, नॉर्मल ऑस्मोलैलिटी जो प्लाज्मा की होती है 280 होती है और 300 तक होती है, और ये 245 है तो ये कम है। 280 से 310 तक नॉर्मल होती है, ये 245 है तो हाइपोऑस्मोलार सॉल्यूशन है ORS। समझ में आ गया, ये इनकी वैल्यू है, आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है ORS फ्लूइड के बारे में। एक ORS अगर हम आपको कर देते हैं, घोल देते हैं 1 लीटर पानी में, तो उसको कितने टाइम तक यूज करते हैं, तो याद रखना उसको 24 घंटे तक यूज करते हैं, फिर उसको यूज नहीं करते, उसको फेंक देते हैं। आसान है। अगला प्रश्न ORS ही देना लाले, मैं फिर बता रहा हूं, तुमने कहीं पे भी पढ़ा हो, अगर जिंदगी में सफल होना है तो विश्वास नाम की चीज धरती पे रख लेना, नहीं तो किताबें पढ़ी की पढ़ी रह जाएगी। प्यारे दोस्त, आपको एक बात बता देना चाहता हूं मैं, पीडियाट्रिक एक सब्जेक्ट का नाम है। पीडियाट्रिक सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, इस सब्जेक्ट की आपने कोई किताब अभी पढ़ी नहीं होगी, कंपटीशन बुक जरूर पढ़ी होगी, या कोई आपने टेक्स्ट बुक भी अच्छी से अच्छी पढ़ी होगी, लेकिन पीडियाट्री का जो ब्रह्मास्त्र है उसको आपने नहीं पढ़ा होगा। और उस ब्रह्मास्त्र की बातें सत्यता के धरातल पे लाने का प्रयत्न करते हैं। तो जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि मैं एक बात कहता हूं आपको कि अगरबत्ती लगाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगरबत्ती? अगरबत्ती का मतलब होता है प्रेस द लाइक बटन। पहले तो लगाओ, सभी लाइक बटन प्रेस करो स्पीड के साथ में, फिर मैं विश्वास बताता हूं कि इसका मीनिंग क्या होता है। आप सुबह सुबह उठते हो, आप अयोध्या के राजकुमार को याद करते हो तो एक अगरबत्ती लगाते हो पूर्ण श्रद्धा के साथ में। क्यों? क्योंकि आपको उस पर 100% फेथ है, जिसको हमने कभी देखा नहीं है। यस और नो? यस सर। तो अगर किसी कंसेप्ट को हमें लाइफ में अडॉप्ट करना है, किसी चीज को हमें मानना है, तो उस पर पहले विश्वास दिखाना पड़ेगा, तो ही वो चीज हम यूज कर पाएंगे। ये बहुत मैसी कंसेप्ट है लाइफ का। तो ऑलवेज भी
कि आपको विश्वास दिखाना है खुद पे और अपनी क्लास पे पहले विश्वास दिखाना है, तभी आप लर्न कर पाओगे, नहीं तो लर्निंग आपसे कोसों दूर हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगला है ब्रेस्ट मिल्क स्टोर इन ए रेफ्रिजरेटर, अप टू रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ, रेफ्रिजरेटर। तो याद रखना 3 जगह होती है। एक जगह कौन सी होती है प्यारे दोस्तों? ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करने की 3 जगह होती है। एक जगह जो स्टोर करने की रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर। एक हम किसको बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर। एक बोलते हैं फ्रीजर। अगर आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हो तो 8 घंटे तक रख सकते हो, रेफ्रिजरेटर में 24 घंटे तक रख सकते हो, और फ्रीजर में 3 महीने तक आप रख सकते हो। माँ के ब्रेस्ट मिल्क को वो खराब नहीं होगा। क्या क्या? वापस रिपीट करो सर। रूम टेम्परेचर तुम 8 घंटे रख दो, रेफ्रिजरेटर में तुम 24 घंटे रख दो, फ्रिज के अंदर तुम 3 महीने तक रख दो, दूध का बाल भी बांका नहीं होगा। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों बोला है रेफ्रिजरेटर। तुम्हें क्या बोला है? तो रेफ्रिजरेटर होगा तो तुम्हारा जवाब क्या जाएगा? डी। रूम टेम्परेचर होता तो तुम्हारा जवाब क्या जाता? 8 घंटे। बहुत बढ़िया। और फ्रीजर होता तो तुम्हारा जवाब क्या जाता? 3 महीने। समझ में आई? दिमाग में घुसी, आगे निकली। अगला प्रश्न, ये याद मत करो 4 से 8, 4 से 8 में तुम्हारे लफड़ा हो जाएगा। क्या? अब बताओ इसका आंसर। तो क्या दोगे तुम? क्योंकि दोनों ही आ जाते हैं ऑप्शन में, इसलिए ऐसे याद मत करो, ऐसे याद बताओ। सर 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 मत करो तुम, है ना? तुम याद रखो, और जो सर लिखा रहे हैं उनको लिखो साथ साथ में। कुछ बच्चे लिख नहीं रहे और कुछ बच्चे तो ये सो रहे। ओ भाई साहब, ओ हेलो हेलो मिस्टर, कैमरा फोकस करो इस पे। अबे अबे तुम उठो भाई, अरे तुम सो मत। मैं फिर बता रहा हूं, तुम सोते रह जाओगे, दुनिया यूपीपीएससी में सेलेक्ट हो जाएगी। ऐसे कौन सोता है? कैमरामैन फोकस करो, जल्दी इनको फोकस करो और इनके खड़ा करो भाई, खड़े हो जाओ, और जो पढ़ाया जा रहा है उनको लिखो। तुम सो मत, फिर बता रहे हैं हम, तो तुम सो मत, बैठ के पढ़ो सभी लोग। हाँ, अगला सवाल है, न्यूबॉर्न बेबी हैड नॉर्मल अपगार स्कोर। न्यूबॉर्न बेबी हैड नॉर्मल अपगार स्कोर एट बर्थ एंड डेवलप एक्सेसिव फ्रॉथिंग एंड चोकिंग ऑन अटेम्प्ट फीड। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? जल्दी बताओ। एक बच्चा है और ये बच्चा पैदा तो हो गया, लेकिन इसके मामला थोड़ा डापा चूक हो रहा है, क्योंकि ये आते ही सोना चाहता है, और जब ये सोना चाहता है तो ये एक्सेसिव फ्रॉथिंग कर रहा है, चोकिंग कर रहा है, और फीड को अटेम्प्ट जब ये कर रहा है तब इसके समस्या ज्यादा हो रही है। इसका मतलब इसको कंजेनाइटल प्रॉब्लम है। इसको कौन सी कंजेनाइटल प्रॉब्लम हुई है प्यारे दोस्तों? कौन सी कंजेनाइटल प्रॉब्लम है कि नहीं है? कौन सी प्रॉब्लम है? कैसे पता करोगे? इसोफेगोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, हमारा चेस्ट, एक्सरे चेस्ट एंड एब्डोमेन विद द रेड रबर कैथेटर पास पर ओरली इनटू द इसोफेगस। जल्दी जवाब लिखो प्यारे दोस्तों। क्या बात है, इस बार सभी स्कूलों ने सही लिखा है, एग्जैक्ट तरीका है। हमने आपको बताया भी था, और हमने क्या बताया था? हमने बताया था ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला एंड या और इसोफेजियल एट्रेशिया, ये हमने बताया था। और हमने ये बताया था कि मोस्ट कॉमन टाइप का जो होता है वो होता है टाइप थर्ड होता है कि नहीं होता है, जिसमें आगे की तरफ आपका इसोफेगस है, ट्रे क्या है, पीछे की तरफ आपका इसोफेगस है, और इसोफेगस के अंदर क्या होता है? 2 एंड बन जाते हैं। ऊपर वाला एंड ब्लाइंड हो जाता है, नीचे वाला एंड किसके साथ में जुड़ जाता है? ट्रेकिया के, इसके साथ में जुड़ जाता है, ट्रेकिया के साथ में। ये बोलते हैं अपर 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 प्रॉक्सिमल एट्रेशिया डिस्टल फिस्टुला, प्रॉक्सिमल एट्रेशिया डिस्टल फिस्टुला। अब इससे क्या होता है? प्रॉक्सिमल एट्रेशिया डिस्टल फिस्टुला होता है। अब आप एनजी ट्यूब डालोगे तो कहाँ रह जाएगी? यही रह जाएगी, आगे जाएगी नहीं। तो आप एक्सरे लेते हो चेस्ट और एब्डोमेन का विद द रेड रबर कैथेटर डाल के ओरली इसोफेगस के अंदर, तो ये बीमारी कंफर्म हो जाती है कि वो कहाँ पे पड़ा हुआ है? चेस्ट में ही पड़ा हुआ है, वो एब्डोमेन तक पहुंचा ही नहीं। रेड रबर कैथेटर जो है, हाँ, रेड रबर कैथेटर जो है वो कहाँ तक गया? चेस्ट तक गया है, एब्डोमेन तक पहुंचा ही नहीं है। समझ में आया प्यारे दोस्तों? आ गया सर, ओके आगे चलो। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए बी और सी तीनों ही गलत है। इस बीमारी को क्या नाम देते हैं? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला इसोफेजियल एट्रेशिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसके कितने टाइप होता है टोटल? टाइप बताओ, टाइप
ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला या इसोफेजियल एट्रेसिया के टोटल टाइप कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स दे आर? 5 टाइप होता है, 5। वेरी गुड। कितने टाइप होते हैं इसके? 5 टाइप होते हैं। टाइप 1 जो होता है, टाइप 1 इसको बोलते हैं इसोफेजियल एट्रेसिया। टाइप 2 जो होता है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एट्रेसिया, प्रॉक्सिमल फिस्टुला, प्रॉक्सिमल फिस्टुला, डिस्टल एट्रेसिया, डिस्टल एट्रेसिया, प्रॉक्सिमल फिस्टुला, डिस्टल एट्रेसिया। टाइप 3 भी होता है इसके अंदर। टाइप 3 को क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल एट्रेसिया, डिस्टल फिस्टुला, प्रॉक्सिमल एट्रेसिया, डिस्टल फिस्टुला, डिस्टल, डिजिटल नहीं बेला ले, डिस्टल फिस्टुला। टाइप 4 भी होता है इसके अंदर, और टाइप 4 में हम क्या लिखेंगे? प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल या डबल फिस्टुला विद एट्रेसिया, ऐसे लिख दो, डबल फिस्टुला, डबल फिस्टुला विद एट्रेसिया, डबल फिस्टुला विद एट्रेसिया को हम क्या बोलते हैं? टाइप 4। टाइप 5 को क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? टाइप 5 यहाँ पे होता है, और टाइप 5 को क्या बोलते हैं? टाइप 5 को बोलते हैं इसमें एट्रेसिया, प्रॉक्सिमल फिस्टुला, डिस्टल एट्रेसिया, प्रॉक्सिमल एट्रेसिया, डिस्टल फिस्टुला, डबल फिस्टुला विद एट्रेसिया। और टाइप 5 को बोलते हैं आपका जो है ट्रेकियो इसोफेजियल, सॉरी, डबल फिस्टुला विदाउट एट्रेसिया, डबल फिस्टुला, फिस्टुला विदाउट एट्रेसिया, विदाउट एट्रेसिया, डबल फिस्टुला विदाउट एट्रेसिया, इसको बोलते हैं टाइप 5। ठीक है, तो ये 5 टाइप होते हैं। आप सभी को याद रखना है, बड़ा उत्साहित मन के साथ में याद रखना है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, जो आप सभी को लिखना है, पूरे उत्साह से लिखना है। और जिन्होंने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई उनको अगरबत्ती लगा के लिखना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछना है, और पूरे जोश और ताकत के साथ में, है ना। एक सुंदर सी लाइन है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, आपको मजा आएगा और आपको इस बात का एहसास भी होगा कि आप कुछ अद्भुत पढ़ रहे हैं, है कि नहीं है। तो एक लाइन है, आई जस्ट वांट टू शेयर यू माई डियर रसगुल्लो, ताकि आप इस उत्साहित मन के साथ में इस लाइन को सुने कि बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। याद रखना इस बात को, और पूरे उत्साहित मन के साथ में अपने सपनों को कभी त्याग मत देना, हाथ धो के पीछे लग जाओ। आज यूपीपीएससी के एग्जाम के फॉर्म भरे हैं, आज अभी यूपीपीएससी के एग्जाम की कोई डेट नहीं है, लेकिन हम हाथ धो के पीछे पड़ गए ना प्यारे दोस्तों। कसम है उस अयोध्या के राजकुमार की, यूपीपीएससी को इसकी औकात दिखा के रहेंगे, और इस एग्जाम में सफलता से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा हमें, इस बात का ध्यान रखना। तो हाथ धो के पीछे पड़ जाओ तुम, हैंड वॉशिंग एंड गो फॉर ड्रीम, अचीव इट, 7 स्टेप, फॉलो द रूल एंड फॉलो द यूपीपीएससी एग्जाम। अगला प्रश्न है, न्यूबॉर्न हैज ड्रिबलिंग आफ्टर फीड, ही हैज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड फ्रॉद एट द माउथ, डायग्नोसिस माय डियर फ्रेंड। फ्रॉदिंग, ड्रिबलिंग, फीड करने के बाद में मुंह से झाग आ रहे हैं, ड्रूलिंग हो रही है, यहां पे रसगुल्ला जो है ना, ड्रिबलिंग कर रहा है फीडिंग के बाद में, डिस्ट्रेस हो रहा है, फ्रॉदिंग आ रहा है, उसको ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला हो गया है। टॉप जो बीमारी होती है, टॉप, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ये एक साइनोटिक सीएसडी है। ये क्या है? ये साइनोटिक सीएसडी है, और इस साइनोटिक सीएसडी के 4 डिफेक्ट होते हैं। हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है, वेंट्रिकल के सेप्टम में छेद होता है, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा होता है। ये 4 डिफेक्ट एक साथ मिलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? साइनोटिक सीएसडी के नाम से जानते हैं। अच्छा, आरडीएस जो होता है इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और नन ऑफ दी अबव तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों होगा ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ये क्या होगा? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला यहाँ पे देखने को मिलेगा, बाकी सभी बातें गलत है। इतनी बातें समझ में आई? कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे लेके चलता हूं। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे लगा है, जो आप सभी को लिखना है, और जवाब अपना लिखना है, पड़ोसी का नहीं लिखना है। कट कॉपी पेस्ट मना है।
recommendation for current recommendation for breastfeeding is that exclusive breastfeeding should be continued till 6 months of age and followed by supplemental with additional. Exclusive breastfeeding should be continued till 4 months of age. नहीं, colostrum is the most suitable food for the newborn baby, but it is the best avoid in the first 2 days. गलत, 2 ही दिन आएगा फिर तो आएगा ही क्या? Baby should be allowed to breastfeed till 1 year of age. No. The recommendation is that 6 month तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराओ और उसके बाद में ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करते हुए, याद रखना, ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करते हुए सप्लीमेंटेशन फीडिंग देते हैं। 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, ब्रेस्ट फीडिंग को बंद नहीं करते हैं और उसको कंटिन्यू करते हुए सप्लीमेंट फीड देते हैं। ये ब्रेस्ट फीडिंग का क्राइटेरिया है और इस क्राइटेरिया को सभी को बिना सोचे समझे फॉलो करना है। ऑप्शन बी 4 महीने का बोल रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है 2 दिन कुछ नहीं पिलाएंगे तो कोलेस्ट्रम तो 2 दिन बाद में बंद हो जाएगा, और ऑप्शन डी कह रहा है कि 1 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रखेंगे, वो भी गलत है। वीनिंग शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 6 मंथ। 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराओ और 6 महीने पे वीनिंग स्टार्ट कर दो। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। सो द कंपोजिशन ऑफ ORS रिकमेंडेड बाय WHO इज, WHO ने जो ORS रिकमेंडेशन किया है उस ORS का कंपोनेंट क्या है? 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉलोड बाय वीनिंग। 4 इसलिए गलत है क्योंकि उसने बोला एक साल तक ब्रेस्ट फीडिंग ही कराते रहेंगे, जबकि 6 महीने के बाद में वीनिंग स्टार्ट कर देते हैं। 6 महीने के बाद में वीनिंग स्टार्ट, समझ में आई ना लो? ओके, अगला प्रश्न। जो आप सभी को लिखना है, ए और सी 2 जवाब आ रहे हैं। सवाल बड़ा सिंपल है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में हैं? देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में। वारे मेरे देश के भगत, अगले सवाल की तरफ बढ़त। ORS रिकमेंडेशन कितना है? 3.5 ग्राम NaCl, सोडियम क्लोराइड 3.5 दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड 4.9 है, 75 ग्राम सोडियम पोटेशियम सिट्रेट है 2.8। हमने क्या बोला? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज, यही बोला। और हमने बोला 2.6, 1.5, 2.9 और 13.5। आप कहोगे सर मैच ही नहीं हो रहा है, मामला मैच ही नहीं हो रहा है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट तो इसमें है ही नहीं, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट तो डापा चूक हो रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है इनका, इनसे लेना देना ही नहीं है। अब सोडियम क्लोराइड है 2.6, यहाँ पे दिया हुआ है 3.5 और 4.5, तो 4.5 काहे को करेंगे? तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 3.5 ग्राम, यही करेंगे और क्या करेंगे? बाकी वाला तो बैठ ही नहीं रहा है, तो ए करेक्ट आंसर करेंगे। कौन सा करेंगे? ए। बी तो नहीं होगा। अच्छा, 75 ग्राम सोडियम पोटेशियम सिट्रेट ये नहीं है, वो होता है 75 मिलीकुलेंट पर लीटर, और वो होता है सोडियम जो मिलीकुलेंट में, ग्राम में नहीं है। ग्राम तो है ही नहीं, ग्राम में तो ये है 2.6, 1.5, 2.9, 13.5, ये तो है नहीं। तो हम कौन से के लिए जाएंगे? 3.5 ग्राम। समझ में आई? ओ भैया तुम जो सो रहे हो ना, सुन लो मेरी कान खोल के, मैं फिर बता रहा हूं उठ जाओ भाई। उठ गए ना? उठ नहीं रहे हो? उठ जाओ तुरंत। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ में। ट्रू अबाउट काउज मिल्क आर ऑल एक्सेप्ट। और मैं बता रहा हूं इस बार नहीं उठे ना, हाँ, तो ट्रू अबाउट काउ मिल्क आर ऑल एक्सेप्ट। नहीं भैया तुम्हें उठने का नहीं बोल रहा हूं, तुम बैठे रहो लाइब्रेरी में, तुम आराम से। हाँ यस, मुस्कुरा रहे हो हैं? चश्मा लगाओ ना। नहीं, अगला प्रश्न। ट्रू अबाउट काउज मिल्क आर ऑल एक्सेप्ट। बताओ। बताओ सभी लोग जवाब लिखो। देखो एक सेंसर है, अभी जब चंद्रयान गया था तो हमने एक सेंसर भेजा है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का, और वो सेंसर आप सब लोगों की जो ऑनलाइन होता है उनके मोबाइल से उनकी शक्लें दिखा रहा है कि नहीं है? हाँ, तो अगला लिखा हुआ है ट्रू अबाउट काउज मिल्क आर ऑल एक्सेप्ट। काउज मिल्क कंटेन 80% वे एंड नॉट कैसीन। काउ मिल्क हैज लेस कार्बोहाइड्रेट लेस मदर मिल्क देन मदर मिल्क, हैज मोर के पोटेशियम एंड सोडियम देन इन्फेंट फॉर्मूला फीड, हैज मोर प्रोटीन देन ब्रेस्ट मिल्क। बताओ जल्दी बताओ।
बहुत बढ़िया। हमने बोला और तुमने बोला, हमने बोला, तुमने बोला, तुमने बोला, हमने बोला कि काउज मिल्क और मदर मिल्क, सुनिएगा लालो, दोनों में कंपैरिजन करते हैं। तो अगर इसकी बात करें, इसकी किसकी, वे प्रोटीन की, तो याद रखना वे प्रोटीन जो होती है, वे प्रोटीन जो होती है प्रोटीन, वो मदर मिल्क में होती है 60%, काऊ मिल्क में होती है 20%। मदर में 60, काऊ में 20। यहां लिखा है काऊ मिल्क कंटेन 80% वे प्रोटीन, नॉट कैसीन। बिल्कुल खोटा है। तो ये ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल खोटा लिखा हुआ है। काऊ मिल्क हैज लेस कार्बोहाइड्रेट, यस सही है। गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट कम होता है, मां के दूध में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, लैक्टोज शुगर। काऊ मिल्क में पोटेशियम सोडियम ज्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है। और प्रोटीन ज्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है। ये 3 बातें गाय के दूध के बारे में सत्य वचन है। गाय हमारी माता है और हमको सब कुछ आता है। तुम सोच रहे थे बे हमको कुछ नहीं आता, ऐसे बोलेंगे, हमको क्यों नहीं आएगा, हमें आता है। और ये जो भैया सो रहे हैं ना तो मैं उठा के मानूंगा, मैं पहले बता रहा हूं, इस बार जूते पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? नहीं, हाँ उठ गए ना, ये हुई ना, देखो ऐसे। तो यहां पे ए जो है वो गड़बड़ है, हम फिर बता रहे हैं। और बाकी तीनों सही है, बाकी तीनों गाय हमारी माता है, क्योंकि उसके दूध में सब कुछ होता है, बस एक नहीं होता है। क्या क्या नहीं होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं होता है। और क्या नहीं होता है? वे प्रोटीन नहीं होता है। हाँ ठीक है, अगला प्रश्न। द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव इज नॉट एन इनिशिएटिव। बताओ बताओ, अगला प्रश्न। एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन में एक्सेप्ट नहीं दिखता है तो क्या दिखता है उसमें? तो तुम्हें क्या बताओ वो एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है जब दिख ही नहीं रहा है तो। BFHI में नॉट एन इनिशिएटिव, कौन सा इनिशिएटिव नहीं है? यस यस यस। पहला, एवरी 4 आवर ब्रेस्ट फीडिंग, गिव ब्रेस्ट फीडिंग टू इन्फेंट विद 4 आवर्स ऑफ सीजेरियन सेक्शन, इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन एन हाफ आवर ऑफ बर्थ, एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड। ये हुई मामला गड़बड़। तो आपको मामला गड़बड़ वाले जवाब नहीं देना है। अगर यहाँ पे मैं ब्रेस्ट फीडिंग की बात करता हूँ प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को जवाब देना है BFHI को ध्यान में रखते हुए। देखो, इस सवाल पे आपको जवाब देना है, नॉट पे फोकस करना है। रसगुल्ले ने बोला कि किस पे फोकस करना है? नॉट पे। कौन सा इनिशिएटिव में नहीं आता है? तो जब डिमांड करे तब दूध पिलाओ, बात सही है। बच्चा मांगे दूध पिलाओ, बच्चा मांगे दूध पिलाओ, दूध पिलाओ जब बच्चा मांगे। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो आधे घंटे में, और LSCS हुआ तो 4 घंटे के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। टाइम के क्वेश्चन है, दोनों ही सही समय, दोनों ही सही समय होता है ना। ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए? तो एज अर्ली एज पॉसिबल। LSCS हुआ है तो 4 घंटे के अंदर अंदर, नॉर्मल सीजेरियन हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो आधे घंटे के अंदर अंदर। और हर 4 घंटे में कराएंगे ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि घड़ी देखेंगे 4 घंटे में अब पिलाएंगे 4 घंटे बाद में, ना ना ना, 2-2 घंटे से पिलाओ, आधे आधे घंटे से पिलाओ, जब बच्चा मांगे तब पिलाओ। ब्रेस्ट फीडिंग फ्रीक्वेंटली करवाओ, बार बार कराओ, 4-4 घंटे का अड़ेंगा मत पर। ये रिकमेंडेशन नहीं है किसकी? BFHI की। BFHI ने ये रिकमेंडेशन नहीं दिया है कि 4-4 घंटे से, 4-4 घंटे का कोई कंसेप्ट BFHI में नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है। BFHI में 4-4 घंटे का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। अगला प्रश्न,
नॉट पे फोकस करो, बिल्कुल। बेस्ट इंडिकेटर फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर द चाइल्ड इज, चाइल्ड में न्यूट्रिशनल स्टेटस का बेस्ट इंडिकेटर क्या है? कैमरामैन कहां फोकस करेंगे बताओ प्यारे दोस्तों, कहां फोकस करेंगे? बेस्ट पे। कैमरामैन यहां फोकस करो, ये कौन है वहां से हटो, बेस्ट इसके फोकस करो तुम। इंडिकेटर फॉर न्यूट्रिशन फॉर ए चाइल्ड, मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस, हेड सर्कम्फ्रेंस, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट एंड वेट एंड चेस्ट सर्कम्फ्रेंस। 4 बातें यहां पे लिखी है। और मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यह बताया कि बेस्ट इंडिकेटर फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे में अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता करना है कि बच्चा नरिश्ड है या नहीं है, बेस्ट इंडिकेटर बताओ, हु इज द बेस्ट? कितने लोगों ने ए लिखा है बताओ, हाथ खड़े करो सभी लोग जिन्होंने ए लिखा है। और जिन्होंने ए लिखा है वो मुर्गा बन जाओ, मुर्गा। यू हर्ड द वर्ड मुर्गा माय डियर फ्रेंड? नहीं सुना? कभी सुना है तो बस इंतजार किसका कर रहे हो जी? बन जाओ जल्दी स्पीड के साथ में, क्योंकि मुर्गा बनने वाला काम कर रहे हो। मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस माल न्यूट्रिशन का असेसमेंट है, मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस का असेसमेंट नहीं करता है, और बेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। याद रखो, मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस नहीं है प्यारे दोस्तों, माल न्यूट्रिशन की स्केल है। माल न्यूट्रिशन का पता लगाता है, यंग एज के अंदर पता लगाता है, एज फ्री एंथ्रोपोमेट्री है, एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री है। साकिर स्टेप काम में लेते हैं। कौन सी टेप? साकिर स्टेप काम में लेते हैं। 11.5 से कम, याद रखना 11.5 से कम जब होता है तब उसको सैम का बच्चा कहते हैं, और सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की कहानी वहां पे रहती है। तो आपका आंसर ए नहीं बनेगा, क्योंकि ये कोई न्यूट्रिशनल स्टेटस का बेस्ट इंडिकेटर नहीं है, ये माल न्यूट्रिशन के बारे में बताता। आपका ऑप्शन ए एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है बताओ? अगला ऑप्शन कह रहा है कि हेड सर्कम्फ्रेंस। हेड सर्कम्फ्रेंस जो होता है ना, वो ब्रेन की ग्रोथ के बारे में बताएगा। क्या? ब्रेन की ग्रोथ के बारे में। और ब्रेन की ग्रोथ जो होती है वो नॉर्मल होती है जन्म के समय, और उसमें कोई अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, मतलब ब्रेन ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो वो किसको इंडिकेट करता है कि देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा इन द ब्रेन। एंड व्हाट एक्स्ट्रा इन द ब्रेन? CSF। कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइड्रोसिफेलस। अगर ब्रेन में कुछ भी एक्स्ट्रा हो गया, तो ब्रेन में कुछ भी एक्स्ट्रा हो गया वो हाइड्रोसिफेलस है, तो CSF एक्यूमुलेशन हो जाता है ब्रेन में, तो ये हाइड्रोसिफेलस का हो जाएगा। चेस्ट सर्कम्फ्रेंस जो होता है वो यहाँ पे हेड सर्कम्फ्रेंस से कंपैरिजन करने में, याद रखना दोनों को कंपैरिजन करने में काम आता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा रेट ऑफ इंक्रीज हाइट एंड वेट। किस रेट से हाइट और वेट बढ़ रहे हैं, किस वेट से हाइट और वेट बढ़ रहे हैं, ये आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस का सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। समझ रहे हो बात को? सर आज फास्ट बहुत पढ़ा रहे हो इसलिए हमारे गलत हो रहे हैं। सर फास्ट पढ़ा नहीं रहे हैं, फास्ट बोल ही रहे हैं। अरे तुम इतनी चिंता काहे को करते हो? मैं धीमी गति का समाचार बन जाऊं क्या? और तुम कहोगे तो मैं गंगा माता के घाट का वो एक बहुत सुंदर गाना है, गंगा माता के घाट का, जो मेरी दिली ख्वाहिश है, वी विल सून देयर माय डियर फ्रेंड। गंगा माता के घाट हमारा क्या, वैसे एक बार आई रिमेम्बर व्हेन आई वेंट देयर, तारीख एग्जैक्ट याद नहीं, काफी समय पहले गंगा माता के घाट हम आए थे, हैं बहुत बहुत सुकून वाली जगह है ना। तो आप सभी लोग बहुत ही लकी है, कुछ लोग जो एग्जैक्टली हमारे गंगा माता के घाट से बिलोंग करते हैं, बहुत ही शानदार। तो ये जो है रेट ऑफ इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, ये आपको बताना है, ठीक है? हाँ चले आगे। सैम का बच्चा, मैम का बच्चा, हाँ बहुत। तो यहां पे करेक्ट आंसर सी रहेगा। ए, बी और डी तीनों गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न, सवाल क्या कह रहा है? 40-year-old male present with recurrent bout of vomiting since 9 months because of pyloric obstruction. The compensatory biochemical changes is, बिल्कुल जरूर आएंगे भाई, वाराणसी बिल्कुल जरूर, सून वी विल देयर है, प्रयागराज गंगा माता के घाट पे, प्रयागराज वाराणसी वी विल बी देयर है, जरूर आएंगे। तो हमारे वहाँ के बहुत सारे जो रसगुल्ले हैं उनको हम जरूर मिल के जाएंगे, डेफिनेटली, है कि नहीं है? तो सभी लोग जरूर मतलब
जब हम आएंगे तो हम आपको अपडेट करेंगे, है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, क्या सवाल बोला? 40 साल का मेल प्रेजेंट विद रिकरेंट बाउट ऑफ वॉमिटिंग सिंस 9 मंथ बिकॉज ऑफ पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन, कंपनसेटरी बायोकेमिकल चेंजेस क्या होगा? मतलब पाइलोरिक स्टेनोसिस जब होता है तो बॉडी में क्या चेंजेस होता है? पहला है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया विद हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोक्लोरीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। 4 बातें हैं। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा जवाब होना चाहिए? जवाब सभी को लिखना है। और जवाब कहाँ लिखना है बताओ प्यारे दोस्तों, कहाँ लिखोगे जवाब? हाँ वही, वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखना है। सभी को अपना बेस्ट आंसर लिखना है, वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखना। आज के इस धुआंधार सेशन को हम यहीं पे विराम देने वाले हैं। कल फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ में, करेंगे आगाज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का, कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस का। सेशन को देते हैं यहीं पे विराम। आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। सुबह का सेशन होगा ठीक 8 बजे। कितने बजे? और महादेव की सौगंध भोकाल क्लास होगी 8 बजते ही जुड़ना बिल्कुल ना भूले। हाथ पानी लेके पढ़े, आने वाले एग्जाम में इसको औकात दिखा के रहेंगे। तुम बस हाथ मत छोड़ना, है ना। डेफिनेटली हर संभव प्रयास करेंगे। जीतना तो तय है, जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वो किसी ने कहा ना कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। सौगंध महादेव की, हम पैदा हुए जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं दोबारा एक नए सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।